नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। विदेशी घुसपैठिए अब यूपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के जरिए इन्हें भारत का नागरिक बनाने की साजिश रची जा रही है। ये न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि भारतीय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश भी कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो संभव है कि बॉर्डर पार से इन घुसपैठियों का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो 2022 के इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश के मद्देनजर हो। कई जिलों की खुफिया रिपोर्ट ये बता रही है कि इनकी संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है, और ये हर स्तर के चुनाव में भाग लेकर पार्टियों के लिए अवैध वोट बैंक बनते जा रहे हैं। इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हम हाजिर हैं। यहाँ के वोटर कार्ड इत्यादि इन लोगों ने बनाया हुआ है, और यहाँ के सभी जैसे जो भी जिस लेवल के भी इलेक्शन इत्यादि होते हैं उसमें इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, जो कि कानूनी तरीके से गलत है। तो ऐसे जितने भी अवांछनीय तत्व हैं या विदेशी नागरिक हैं जो कि कानूनी तरीके से यहाँ नहीं रह सकते, इनके विरुद्ध एक सघन अभियान हम लोगों ने छेड़ रखा है। भारत में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या घुसपैठियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का ठिकाना बनाने की साजिश रची जा रही है। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी घुसपैठियों को राशन कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर उनको उत्तर प्रदेश में स्थायी सदस्यता भी दिलाई जाती है। इस कंट्री में और कुछ ऐसे इनके बिचौलिए हैं जो जैसे ये घुसते हैं वहाँ इनके लिए कुछ पहचान पत्रों को बनवाते हैं और इनका नाम बदल के फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लाकर इनको विभिन्न फैक्ट्रियों में, जैसे कि कोई स्लॉटर हाउस है या छोटी मोटी फैक्ट्री है, उसमें नौकरी का कार्य दिलवाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में चुनाव में ये एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर तैयार हो जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस खास ऑपरेशन के जरिए इन घुसपैठियों को देश से बाहर करने का इंतजाम कर चुकी है। लेकिन सवाल उठता है, ये घुसपैठिए किसके वोट बैंक हैं? क्या सरहद पार से सियासी साजिश रची जा रही है? टीम न्यूज़ स्टेट। शाहजहांपुर में बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों या फिर रोहिंग्याओं के होने की आशंका है। इसी के चलते इन संदिग्ध लोगों की वेरिफिकेशन के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक ने गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर बंगाल सरकार को कई चिट्ठियां लिखी हैं, जिसमें बंगाल सरकार से कोई जवाब न मिलने पर कई रिमाइंडर भी दिए गए, लेकिन इनके बावजूद भी बंगाल सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। शाहजहांपुर में सैकड़ों नहीं बल्कि 5000 की तादाद में संदिग्ध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के होने की आशंका है, जो पूरे शाहजहांपुर शहर और जिले में एकजुट होकर झुंड में रहते हैं। 5-7 हज़ार तो होगी, इससे कम नहीं होगी। क्या मानते हैं कितनी जल्दी इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए? सरकारों को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक है। ये देश विरोधी कार्यों में इनकी संदिग्धता भी हो सकती है। इन संदिग्धों की पहचान और उनसे संबंधित जानकारी जुटाने के लिए जिले के एसपी ने गोपनीय जांच करवाई। सस्पेक्टेड जो बांग्लादेश के निवासी हैं, जो खास तौर से इनके अधिकतर लोग या तो डोमेस्टिक सर्वेंट्स रहते हैं या कूड़ा इत्यादि बीनते हैं, रैग पिकर्स होते हैं, तो इनके संबंध में LIU के द्वारा इनकी सूचना इकट्ठा करके इनके पास जो भी अभिलेख रहते हैं उनके आधार पर संबंधित प्रदेशों को जांच के लिए भेजा जाता है। पिछले 2 साल में अब तक शाहजहांपुर जिला प्रशासन ने 9 बार पश्चिम बंगाल सरकार को इन संदिग्धों की सूची भेजी है, जबकि करीब 11 बार रिमाइंडर भी दिए जा चुके हैं। जांच के दौरान वहां से जो सूचनाएं आती हैं उसके आधार पर कार्रवाई भी होती है। यद्यपि यहाँ से कई बार इस तरह की सूचनाएं भेजी गई हैं और उनकी वेरिफिकेशन कराई जाती है, तो रिमाइंडर से भेजे जाते हैं। जैसे वेरिफिकेशन होकर आता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाती है। बहुत से ऐसे वेरिफिकेशन रूल्स हैं जो अभी पेंडिंग हैं, जिसको हम लोग परसू कर रहे हैं। घुसपैठियों को लेकर बिना पड़ताल के पुलिस कार्रवाई से बच रही है, जबकि शाहजहांपुर में इन संदिग्ध लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रामविलास, न्यूज़ स्टेट, शाहजहांपुर।
तो उत्तर प्रदेश घुसपैठियों का अड्डा बनता जा रहा है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब शायद उत्तर प्रदेश और एटीएस भी तलाश रही है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो संगठित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत में लाया जाता है, उनके कागजात बनाए जाते हैं और उन्हें यहाँ पर सेटल किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर रोहिंग्या और बांग्लादेशी कितनों की संख्या में यहाँ पर आए, घुसपैठियों के मददगार कौन कौन से लोग हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है न्यूज स्टेट का। ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं। घुसपैठियों के मददगार कौन है, उन तक पुलिस कब पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने घुसपैठियों ने बनवा लिया है वोटर कार्ड, ये महत्वपूर्ण सवाल है। पुलिस अभियान से किसके वोट बैंक पर चोट पड़ेगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। सरहद पार से हो रही है क्या सियासी साजिश, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि फिजाओं में ऐसे भी सवाल तैर रहे हैं कि शायद ये साजिश सरहद पार से की जा रही है, घुसपैठियों की मददगार सियासी तो नहीं है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने की ज़रूरत है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो अंशु अवस्थी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़ेंगे, कीर्तिनिधि पांडे हमारे साथ नेता एसपी के मौजूद हैं। पहला सवाल राघवेंद्र सिंह, बताइए हमारे दर्शकों को कि ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश भी हो रही है, तो किस स्तर पर कितनों की संख्या में ये घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में मौजूद हो सकते हैं? देखिए कुंदन जी, ये खाली उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है। पूरे देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर घुसे हुए हैं और ये खाली मतदाता या चुनाव को ही नहीं प्रभावित करते हैं, हमारे देश के संसाधनों का बहुत बुरी तरीके से दुरुपयोग करते हैं और वो राजनीतिक संरक्षण इन्हें प्राप्त है हमारे देश हो लंबे समय से। बहुत से जो प्रदेश हैं वहां पर ये निर्णायक स्थिति में है, वो राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति। किनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? देखिए निश्चित दिखाई पड़ रहा है बंगला अभी पश्चिमी ये जो आपके पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है वह निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से रोहिंग्याओं बांग्लादेशी नहीं, उत्तर प्रदेश में जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें भी कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? खाली हिंदू समुदाय को ही नहीं प्रभावित करते कुंदन जी है। नहीं राघवेंद्र जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बंगाल को भूल जाता हूँ मैं, बंगाल को फिलहाल कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो पकड़े जा रहे हैं, जो खुलासा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को? निश्चित रूप से हमारी एटीएस और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में अभी कुछ दिनों में 11 रोहिंग्या पकड़े हैं। ये खाली 11 रोहिंग्या नहीं है, बड़े पैमाने पर जिलों में ये लोग आ चुके हैं और वे अपना नाम हिंदू बताते हैं और ये निश्चित रूप से लग रहा है यहाँ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उसमें जो है ये चुनाव को प्रभावित भी करते हैं। पूर्व में भी ऐसा होता रहा होगा, लेकिन हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार इसको दृढ़ संकल्पित है इस विषय को उजागर करने के लिए और पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। बड़े पैमाने पर इस पर एक आंदोलन रूपी काम चलाया जाएगा और इसमें बड़े पैमाने पर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में पकड़े जाएंगे जो बिना किसी कागजात के उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे, दरअसल ऑर्गेनाइज तरीके से इस घुसपैठियों को लाया जा रहा है, चाहे वह बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या शरणार्थी हो, कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ चल रहा है। क्योंकि गाजियाबाद में जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो कि कहे गए रोहिंग्या थे, उनसे पूछताछ जब की गई तो बताया कि दिल्ली में एक व्यक्ति है आमिर हुसैन नाम का, वो सब कुछ अरेंज करता है। अगर इतने ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है तो कितने बड़े पैमाने पर इन लोगों की घुसपैठ कराई गई होगी? कुंदन जी 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आज का बयान एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का कि उत्तर प्रदेश के अंदर घुसपैठियों की तलाश होगी, उनको पकड़ा जाएगा, उनके शरणदाताओं को पकड़ा जाएगा। एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथरस की घटना को हमेशा याद रखना चाहिए। हाथरस की उस बेटी के साथ जब घटना हुई तो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कहा था, कई बार मीडिया के सामने कहा कि उस बेटी के साथ रेप हुआ ही नहीं
और उसी घटना में सीबीआई ने लोगों के रेप के केस में जेल भेजने का काम किया। और जहां तक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के भारत में आने का सवाल है, देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और देश के रक्षा मंत्री की है। और अगर उसके बाद भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत के अंदर आ रहे हैं तो पूरी तरीके से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए कि उसके रहते, माननीय राजनाथ सिंह जी के रक्षा मंत्री रहते, किस तरीके से देश की सीमाएं असुरक्षित हैं। और इस कदर असुरक्षित हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हो या बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी घुसपैठी हो, वो भारत के अंदर आसानी से प्रवेश कर रहे हैं, घटनाएं कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है। ठीक है, हमारे साथ अंशु अवस्थी मौजूद हैं। एक छोटा सा रिएक्शन है अंशु अवस्थी साहब, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, केंद्र की सरकार सीमाओं की सुरक्षा करती है, क्या केंद्र की सरकार जिम्मेदार है या फिर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या फिर घुसपैठ कराने के लिए ऑर्गेनाइज तरीका अख्तियार किया जा रहा है? इस वजह से बड़ी संख्या में घुसपैठिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या फिर दूसरे राज्य हो, वहां पर घुसपैठ करने में कामयाब रहे। देखिए कुंदन जी, आपने जो ये डिबेट रखी, बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट रखी, इसमें 4 बातें निकल कर आई हैं। एक तो बार बार बंगाल की बात हो रही, दूसरा ऑर्गेनाइज की बात हो रही है, और तीसरा वो आदमी आइडेंटिफाइड हो गया जो पैसे लेकर या घुसपैठ कराता है। तो सवाल तो ये है कि कहा जा रहा था बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि देश बड़ा सुरक्षित हाथों में है और सीमा की सुरक्षा तो सेना करती है या सशस्त्र सीमा बल करते हैं या एसएसबी करती है, तीनों केंद्रीय विभाग हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइज तरीके से यदि हो रहा है तो ऑर्गेनाइज तरीके से कौन करेगा? सरकार में बैठे लोग ही कर सकते हैं या सरकार से जुड़े लोग जिन पर संरक्षण है सरकार का। तो सवाल यह है कि सारी घूम फिर के जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों की होती है जिनकी जिम्मेदारी है। दूसरा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वही है जिनके रहते हुए कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता जब हत्या न होती हो, बलात्कार न होता हो, डकैती न होती हो। ये वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है जो बिना इन्वेस्टिगेशन के कह रहे थे हाथरस में एक बेटी को कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को कई बार फटकार लगा चुका हाईकोर्ट। अरे हम तो ये कहते हैं कि अगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को इतना ही पॉलिटिक्स करनी है तो वर्दी छोड़िए साहब, आप आइए, कुर्ता पहनिए, जनता के बीच में आइए, हम लोगों के साथ खड़े होइए, हमारे सामने खड़े होइए या हमारे साथ खड़े होइए। अगर राजनीति में इतना ही इंटरेस्ट है मैं चाहूंगा कि ठीक है पुलिस के पोस्ट पर सवाल न उठाए, क्योंकि जिस महत्वपूर्ण मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर हम जुड़े रहे, उससे इंटैक्ट रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ पूर्व डीजी यूपी के मौजूद हैं। मैं अंशु जी आ रहा हूँ। सूर्य कुमार शुक्ला, हमें जल्दी से बता दीजिए कि अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में पकड़े जा रहे हैं तो क्या एक तरफ पुलिस की कामयाबी, एटीएस की कामयाबी दिखती है, दूसरी तरफ दिखता है क्या कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से इनकी घुसपैठ में कोशिश कर रहा है और वो तंत्र जो है, वो ऑर्गेनाइज तरीका जो है वो कामयाब हो रहा है? मैं ये कहूंगा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर बात में हमारे देश में राजनीति करने का फैशन चल पड़ा है। हम लोगों को चाहिए कि ये सवाल सीधा सा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और देश की सुरक्षा में कोई भी दुनिया का देश ऐसा नहीं होता जो दूसरे देश के लोगों को इस तरह से आने के लिए कोई ना कोई इंतजाम न करे। और ये बड़ी अच्छी बधाई देना चाहिए यूपी पुलिस को कि उन्होंने ये काम शुरू किया है कि जो लोग घुसपैठ करके अवैध रूप से आ जाते हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए, उनको जहां से आए हैं वहां भेज दिया जाए। और हालत यह है कि जब तक इस प्रकार से रोकथाम नहीं होगी तो देश की चाहे जितनी विकास की कोशिश हो वो कामयाब नहीं हो पाएगी। देश की जनसंख्या को जब सीमित रखा जाएगा, लोगों को अच्छा जीवन स्तर दिया जाएगा और
जहां जो रह रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में काम करें, लेकिन इसको किसी विवाद का विषय नहीं बनाया विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। देश की सुरक्षा का विषय है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इनके मददगार कौन कौन से लोग हैं उन्हें तलाशे जाने की भी जरूरत है। तो 2022 पर घुसपैठियों का साया भी मंडरा रहा है। निखिल हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। निखिल, अब प्लानिंग क्या चल रही है? क्या इस बृहद पैमाने पर जो अभियान चल रहा है उसे और धार देने की जरूरत है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा था कि लगातार घुसपैठियों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। तमाम शहरों से संख्या आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, बाकायदे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तक बनवा लिया है। एक नेक्सस काम करता है ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में बसाने का और उनके तमाम आईडी प्रूफ बनवाने का। तो इस नेक्सस को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके बाद ये संकेत मिलने शुरू हो गए कि बड़ी संख्या में ऐसे घुसपैठिए उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में हैं। खास करके नेपाल बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पर इनकी संख्या ज्यादा है। तो एक बृहद अभियान ये शुरू होने जा रहा है और निश्चित तौर पर जब इस तरह का अभियान शुरू होगा तो अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको चिन्हित किया जा सकेगा। बिल्कुल चिन्हित किया जाएगा। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, मेरठ से मैं रोक रहा हूं जो इन्हें निखिल। अभिषेक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल क्या है घुसपैठियों के मद्देनजर, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मद्देनजर? चूंकि यहां पर 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद, गाजियाबाद में गिरफ्तारी के बाद, यह मामला और बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल कुंदन, मैं बता दूं, मेरठ, सहारनपुर या गाज़ियाबाद, बागपत, जी हाँ, जो मलिन बस्तियां हैं जिन्हें कहते हैं कूड़ा बीनने वाले या पन्नी बीनने वाले, उनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या से आए हुए हैं। पीछे ये ड्राइव चला था 2 साल पहले और अरसे से जब से क्राइम देखा है हमने कि अवैध बांग्लादेशियों की तलाश चलेगी। LIU अभियान चलाता है लेकिन बीच में ही वो अभियान फिर से भंग हो जाता है। कोई कप्तान आते हैं तो वो अभियान इसको चला देते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ADG एलो का बयान आया है कि अब ठीक है, ADG एलो ने जो कहा है कि हमने बृहद पैमाने पर अभियान चलाया है, उस अभियान को और मजबूती के साथ लगातार चलाए जाने की जरूरत है ताकि घुसपैठियों की पहचान की जा सके और उन्हें उनके देश वापस किया जा सके, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मसला है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सहयोगी जुड़े थे उनका भी शुक्रिया। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।